नमस्कार दोस्तों कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर बताया था कि बीएसएनएल की जो मैनेजमेंट है और जो नॉन एग्जीक्यूटिव की यूनियन है उसके बीच में जो थर्ड पीआरसी को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें एडीआर का कहीं भी मेंशन नहीं था। मैंने आप लोगों से राय पूछा था कि आप मुझे बताओ कि एडीआर का क्या होने वाला है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि एडीआर मिलेगा, कुछ ने बताया कि नहीं मिलेगा, कुछ का ऐसा मानना है कि 2017 से एडीआर मिलेगा कैलकुलेशन होके। दोस्तों मैंने उसमें शॉर्ट वीडियो में भी ये भी बताया था कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज का हमारा डिटेल वीडियो रहेगा वो एग्रीमेंट में जो हिडन पॉइंट है, वो पॉइंट्स जो हमें नहीं पता है हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों, जो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा होता है वो आप दूसरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो, वो आपको वही सब बता देंगे या यूनियन के मेंबर्स बता देंगे। मैं यहाँ पे वीडियो में आपको वो पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ जो वहां पे नहीं लिखे हैं, जो कि बहुत जरूरी पॉइंट है। दोस्तों जो एग्रीमेंट में ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है वो तो आपको पता है, लेकिन जो उसमें नहीं लिखा है लेकिन इम्प्लाइड है वो आपको पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि वहां पे ऐसा क्या नहीं लिखा है जो हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा और मैं चाहूंगा आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइबर बढ़वाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिडन पॉइंट्स के ऊपर है। हिडन पॉइंट कि भाई जो एग्रीमेंट हुआ है बीएसएनएल की मैनेजमेंट और बीएसएनएल की नॉन एग्जीक्यूटिव के बीच में, वो एग्रीमेंट होने की जरूरत क्यों पड़ी, वो जो वेज नेगोशिएशन की जो कमेटी बनी थी वो क्यों बनाई जा रही थी, तो आज हम उन सबके ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है डीपीई की गाइडलाइन। आपको पता है कि 2017 के जो पीआरसी इंप्लीमेंट होना था उसके लिए एक कमेटी बैठी थी, वेज रिवीजन कमेटी, पे रिवीजन कमेटी, जिसने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी थी भारत सरकार को। भारत सरकार ने वो रिकमेंडेशन पास ऑन कर दी थी डीपीई, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की। डीपीई के अंडर में ही सारे सीपीएसयूज आते हैं, सारे पीएसयूज आते हैं। डीपीई ने वो गाइडलाइंस जो रिकमेंडेशंस थी जो भारत सरकार ने डीपीई को मार्क की थी, डीपीई ने डीओटी को फॉरवर्ड कर दी थी 27/4/2018 को। ये जो 14/11/2017 की जो डीपीई ने गाइडलाइन को जो फॉरवर्ड किया था उसमें वही सब था कि भाई मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक लाइनअप होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज अफोर्डेबिलिटी क्लॉज। तीसरी चीज कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी उस पर कोई फर्क ना पड़े। ये जो रिकमेंडेशन थी वो उसने आगे फॉरवर्ड की थी डीओटी ने, और डीओटी ने उसको फॉरवर्ड किया था 27 अप्रैल 2018 को बीएसएनएल को फॉरवर्ड किया था ये बोलकर कि भाई डीपीई ने ये गाइडलाइन हमें दी है, इसके हिसाब से आपको मैनेजमेंट को और जो एम्प्लॉइज की यूनियन है, जो ट्रेड यूनियंस हैं, उसके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक लाइनअप होना चाहिए, और उस लाइनअप के बाद आगे प्रोसीडिंग्स होगी। बीएसएनएल ने वेज रिवीजन कमेटी बनाई 19 जुलाई 2018 को, वीआरएस से पहले। उसके बाद वीआरएस आ गया, वीआरएस आने के बाद कमेटी वापस से फॉर्म की गई, कमेटी वापस से बनी, फिर नेगोशिएशन हुए, मैनेजमेंट अपनी बात रखी, एम्प्लॉय यूनियन ने अपनी बात रखी, और ये नेगोशिएशन होते रहे। हालांकि जो पहली जो कमेटी बनाई थी वो 19 जुलाई 2018 को बीएसएनएल ने बनाई थी। उसके बाद दोस्तों एक एग्रीमेंट की कॉपी में एक टर्म लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन उस टर्म में ये है कि जो एग्जीक्यूटिव का जो फिटमेंट है वो 15% का एक प्रपोजल बनाया हुआ है। 15% जो एग्जीक्यूटिव को पीआरसी देना है, बीएसएनएल ने उसका एक प्रपोजल बनाया है 15% फिटमेंट का, और वो बीएसएनएल ने डीओटी को दिया हुआ है। कब दिया था ये लगभग दिया है 2018 में ही दिया हुआ है, 17 या 18 में दिया हुआ है। ये डीओटी के पास 15% फिटमेंट का एक प्रपोजल गया हुआ है, जिसपे अभी तक डीओटी का कोई रिप्लाई नहीं आया है। डीओटी की तरफ से अभी तक उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया है, वो स्टिल अवेटेड है। ये बात एग्रीमेंट की कॉपी में भी लिखी हुई है, अब पढ़ना। मुझे लगता है शायद कई लोगों ने ये नजरअंदाज किया। तो अगर ये 15% का फिटमेंट गया हुआ है एग्जीक्यूटिव प्रपोजल में, और नॉन एग्जीक्यूटिव का कहना यह है कि जो एग्जीक्यूटिव को फिटमेंट मिलेगा वही नॉन एग्जीक्यूटिव को मिलना चाहिए, तो अगर इस पर अभी तक स्टिल अवेटेड है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया डीओटी का, हो सकता है कि भाई फिटमेंट पे जैसा हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा भी मिल सकता है। एक चीज, ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, दोस्तों जब सेकंड पीआरसी आई थी ना, तो उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव का जो एग्रीमेंट हुआ था वो बाद में हुआ था, एग्जीक्यूटिव का पहले हो गया था। एग्जीक्यूटिव का जो प्रपोजल साइन हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था मैनेजमेंट के साथ एग्जीक्यूटिव यूनियन का, वो 2009 में हुआ था, और नॉन एग्जीक्यूटिव का 2010 में हुआ था। यहाँ पे उल्टा है इस बार, यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव का थर्ड पीआरसी के टाइम पे एग्रीमेंट पहले साइन हो गया है, और एग्जीक्यूटिव का भी साइन होना बाकी है। तीसरी बात। चौथी बात दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो नॉन एग्जीक्यूटिव का पे स्केल तो हमें पता चल गया कि भाई मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया है। जो नवंबर 2022 में मैनेजमेंट ने एक प्रपोजल रखा था कि भाई हम नॉन एग्जीक्यूटिव का पे स्केल ये रखने वाले हैं, वही रखा है। एग्जीक्यूटिव का प्रपोजल जो है वो थर्ड पीआरसी में सभी जगह इंप्लीमेंटेड हो चुका है ज्यादातर। E0 का 30,000 है, E1 का 40,000 बेसिक है, यानी कि जिसका 16,400 बेसिक पे है, अभी
16,400 से 40,500 का, तो वो इवन में आ जाएगा। उनका जो पे स्केल है वो 40,000 से 1,40,000 वाला होगा। तो मतलब एग्जीक्यूटिव का देखो, नॉन एग्जीक्यूटिव का पे स्केल डिसाइडेड नहीं था इसलिए टाइम लग रहा था, एग्जीक्यूटिव का ऑलरेडी डिसाइडेड है। एग्जीक्यूटिव का डिसाइडेड है 30,000, 40,000, 50,000 E2 में, E3 में 60,000, इस तरीके से करते हुए आगे तक जाएगा। चौथा हिडन पॉइंट, एरियर्स। दोस्तों देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉन एग्जीक्यूटिव की बात करूंगा मैं भी। नॉन एग्जीक्यूटिव का जब सेकंड पीआरसी लगी थी ना, तो 2007 में इंप्लीमेंट होनी थी। 1/1/2007 से वो लागू होनी थी, 2007 से सेकंड पीआरसी। लेकिन जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो 2010 में साइन हुआ था, एक नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियन का और मैनेजमेंट का। तो तब भी 3 साल के बाद ही, यानी कि 2007 से लगना था, 2010 में एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो अगर, और उसमें भी ये था कि रेट्रोस्पेक्टिवली मिलेगा, यानी कि पुरानी डेट, यानी कि 2007 से मिलेगा। तो उस समय सेकंड पीआरसी के टाइम पे एरियर मिला था या नहीं मिला था, आप लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर आपको उस समय एरियर मिला था तो इस समय भी मिलेगा। अगर आपको उस समय एरियर नहीं मिला था या प्रोपोर्शनेट मिला था तो इस बार भी प्रोपोर्शनेट मिलेगा। क्योंकि मैंने सेकंड पीआरसी वाला एग्रीमेंट भी देखा, उसमें कहीं भी एरियर का मेंशन नहीं था। और वो भी एग्रीमेंट जो था वो 3 या 4 साल, 2007 से 2010 में हुआ, यानी कि 3 साल के बाद हुआ था। जब वो एग्रीमेंट भी 3 साल के बाद हुआ और यहाँ पे 7 साल के बाद हुआ है। तो अब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर उस समय आपको पीआरसी में एरियर मिला था तो इस बार भी एरियर मिलेगा, और अगर उस बार एरियर नहीं मिला था उस समय तो इस बार भी नहीं मिलेगा। चौथा और मेरा लास्ट पॉइंट है, पांचवा और छठा। पांचवा पॉइंट भी हो गया, छठा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, वर्क कल्चर एंड ट्रेनिंग। देखो ये पॉइंट सेकंड पीआरसी में नहीं था, ये थर्ड पीआरसी के एग्रीमेंट में है। नॉन एग्जीक्यूटिव की जो यूनियंस है उसमें और मैनेजमेंट ने जो एग्रीमेंट साइन किया है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, वर्क कल्चर एंड ट्रेनिंग। मतलब अभी अब जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो ध्यान से सुनना सभी नॉन एग्जीक्यूटिव भाई। वर्क कल्चर एंड ट्रेनिंग, वहां पर एक पॉइंट ऐसा मेंशन किया हुआ है कि स्किल अपग्रेडेशन के लिए, टेक्नोलॉजी से फैमिलियर बनाने के लिए, और आपको जो हमारा बीएसएनएल का जो काम होता है उसके अपग्रेड करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपकी स्किल अपग्रेडेशन की जाएगी और वर्क कल्चर में सुधार किया जाएगा। ये एग्रीमेंट में साइन हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट ने अपनी बात रख दी है एम्प्लॉइज के सामने, एम्प्लॉइज की यूनियन के सामने, कि भाई आपको वर्क कल्चर सुधारना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी से एडवांस होना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करना पड़ेगा, स्किल में अपग्रेड होना पड़ेगा। और ये एग्रीमेंट में साइन हुआ, इसका मतलब मैनेजमेंट ये चाहता है कि आप साइन करो तो उससे पहले ये चीज पे हामी भर लो, इस चीज पे एग्री कर लो कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन सब चीजों में। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो हिडन पॉइंट था वो ये था कि अगर मैनेजमेंट ऐसा सोच रहा है कि अपने नॉन एग्जीक्यूटिव भाई जितने भी हैं उनकी स्किल अपग्रेड की जाए, उनकी टेक्नोलॉजी अपडेशन किया जाए, उनको नई नई चीजें सिखाई जाए, उनको टेक्नोलॉजी से एडवांस किया जाए, तो इसका मतलब जब वो उस पर खर्चा कर सकता है डिपार्टमेंट, तो वीआरएस को मना कर सकता है। सेकंड पीआरसी में ये पॉइंट नहीं था, थर्ड पीआरसी में है। इसका मतलब डिपार्टमेंट मैनेजमेंट का मानना ये है कि अगर हम नॉन एग्जीक्यूटिव के ऊपर स्किल अपग्रेडेशन करवा रहे हैं, जैसा कि देखो दोस्तों, कई लोगों का विचार ये था कि पीआरसी आएगा तो हो सकता है कि वीआरएस भी आ जाए। अगर पीआरसी के बाद वीआरएस आना होता, ये मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अफवाह कुछ भी नहीं फैला रहा हूँ। अगर पीआरसी के बाद वीआरएस आना होता तो डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करवाता कि हम आपकी वर्किंग कल्चर में सुधार करेंगे, हम आपको टेक्नोलॉजिकल स्किल अपग्रेडेशन कराएंगे, आपको टेक्नोलॉजी से रूबरू कराएंगे। वो सब सीधा पीआरसी आता, पीआरसी पे साइन होते, पीआरसी मिलता आपको, यहाँ पे वीआरएस लेके आते और आपको फारिग कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है इस एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वीआरएस का भी हाल फिलहाल कोई विचार नहीं है भारत सरकार का, डिपार्टमेंट का, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट यही चाहती है कि पीआरसी दें और फिर इनके जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव भैया उनको स्किल अपडेट कराएं, सिस्टम से, कंप्यूटर से, और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनसे उनको अपग्रेड कराएं ताकि उनसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले सकें। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन ये पूरे लाइन जो थी वो पढ़ने के बाद मुझे यही लगा। दोस्तों मैं अपने वीडियो में आपको हमेशा ऐसे ऐसे पॉइंट बताता हूँ जो शायद आप नहीं ध्यान देते या नहीं आप उस पर कंसिडर करते। हो सकता है कि कई सारे पॉइंट मेरी तरफ से भी गलत होते हो, लेकिन मैं पूरा प्रयास यही करता हूँ कि आपको बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दूं और जितना मैं आपको अपने वीडियोस में अवेयर कर सकूं वो करने का प्रयास करता हूं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो और वीडियो को शेयर भी करते हो। दोस्तों अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। धन्यवाद।